कहानी की शुरुआत में हमें जर्मनी का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया जाता है जिसकी ऊंचाई 3967 मीटर होता है। इसलिए अभी तक उसकी चोटी तक कोई भी क्लाइंबर्स पहुंच नहीं सका है। और फिर एक बार कार्ल और मैक्स नाम के दो क्लाइंबर्स ने नॉर्थ फेस से वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ही अचानक गायब हो गया। जिसे पता चलते ही उन दोनों को खोजने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इसलिए अंत में उन दोनों को मरा हुआ करार कर दिया गया। उसके बाद से जर्मन की सरकार ने उस पहाड़ पर चढ़ना बैन कर दिया। लेकिन 1936 के ओलंपिक्स करीब आने वाले थे, इसीलिए वहां के यूथ का मानना था कि अगर इस पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने वाला इंसान को ओलंपिक का हीरो माना जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें बर्लिन शहर को दिखाया जाता है, जहां पर एक रूम के अंदर कुछ जर्नलिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग बताते हैं कि उस पहाड़ चढ़ने वाला पहला इंसान कोई जर्मनी होना चाहिए। और तभी एक जर्नलिस्ट कहता है कि मैंने एंडी और टोनी नाम के दो क्लाइंबर्स के बारे में सुना है, जो कि वो दोनों पहाड़ चढ़ने में काफी माहिर हैं। इसलिए हम उन दोनों को अप्रोच करके अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना सकते हैं। और वहीं पर लुइस नाम की एक लड़की भी होती है जो टोनी और एंडी के बचपन के दोस्त होती है। इसलिए वहाँ पर एडिटर चीफ लुइस को टोनी और एंडी से बात करने के लिए उसके शहर भेजता है। अब अगले सीन में हम टोनी और एंडी को देखते हैं जो कि ऑफिस में टॉयलेट साफ कर रहा होता है, क्योंकि उन दोनों ने रात में ट्रैफिक सिग्नल को तोड़े थे। उसके बाद जब ये दोनों घर आते हैं तो वहाँ पर वो दोनों लुइस को देखकर काफी खुश हो जाता है। और तभी हमें ये पता चलता है कि टोनी और लुइस एक दूसरे से प्यार करता था, लेकिन लुइस जॉब करने के लिए गाँव छोड़कर शहर चली गई थी, इसलिए वो दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद वो तीनों एक होटल में जाते हैं और तभी लुइस उन दोनों को बताती है कि ओलंपिक करीब आ रही है। इसीलिए कुछ क्लाइंबर्स पहाड़ चढ़कर हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम दोनों सबसे पहले करो ताकि पूरा हिस्ट्री में तुम दोनों की नाम हो। जिसे सुनते ही एंडी इस काम के लिए मान जाता है, लेकिन तभी टोनी कहता है कि तुमने मैक्स और कार्ल के बारे में तो सुना ही होगा। वो दोनों फर्स्ट क्लास के क्लाइंबर होते हुए भी उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है, इसीलिए मैं ये पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। लेकिन अगले दिन टोनी का मन भी बदल जाता है, इसलिए वो भी उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ये दोनों छुट्टी लेने ऑफिस में जाते हैं, लेकिन उनका बॉस उन दोनों को छुट्टी देने से साफ साफ मना कर देता है। इसलिए वो दोनों अपनी नौकरी को ही छोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। अब ये लोग घर आकर अपना सामान पैक करते हैं और साइकिल से ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस और उसके बॉस भी उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर दो ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स भी उस माउंटेन पर चढ़ाई करने वाले थे। इसीलिए वो दोनों भी उनका इंटरव्यू लेने के लिए स्विट्जरलैंड आ जाता है। वहीं उधर टोनी और एंडी भी 2 दिन के सफर के बाद स्विट्जरलैंड पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल क्लाइंबर्स ने पहले से ही डेरा डाले हुए थे। जिसके बाद ये लोग भी अपना टेंट लगाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाता है। और तभी ये लोग ऑस्ट्रियन क्लाइंबर एरी और विली से मिलते हैं, जहाँ पर वो सभी मिलकर एक साथ खाना खाने लगता है। अब अगले सुबह वो सभी लोग क्लाइंबिंग की तैयारी करने लगता है, जहाँ पर टोनी बताता है कि पहले वो खाना और अपना कुछ जरूरी सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ेगा और ऊपर जाकर उसे एक सेफ जगह पर रखेगा। और उसके बाद वो लोग नीचे आके सही समय देखकर फिर से पहाड़ चढ़ना शुरू करेगा। और वहीं दूसरी तरफ लुइस और उसका बॉस क्लाइंबर्स का इंटरव्यू ले रहा होता है, लेकिन तभी लुइस एंडी और टोनी को देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि टोनी ने यहाँ आने से मना किया था। उसके बाद वहाँ पर चीफ एडिटर उन दोनों को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है और ये सभी में लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। और यहाँ से जाने से पहले टोनी लुइस से मिलता है, जहाँ पर वो उसे एक डायरी देता है जो कि वो क्लाइंबिंग के वक्त अपने साथ रखा करता था, लेकिन इस बार उसका वापस लौटना कंफर्म नहीं था, इसीलिए वो अपने यादों के लिए एक डायरी छोड़ देता है। और तभी लुइस उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वापस लौटने का इंतजार करूंगी। अब टोनी उसे वहीं छोड़कर बाहर जाता है और एंडी को उठाकर कहता है कि अभी मौसम बिल्कुल साफ है, इसलिए इन लोगों से आगे निकलने का ये सबसे अच्छा टाइम है। जिसे सुनकर एंडी भी मान जाता है। उसके बाद वो दोनों रात में ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विली और एडी भी जाग जाते हैं और उन दोनों को ऊपर चढ़ते हुए देख लेता है। उसके बाद वो दोनों भी इनके पीछे आने लगते हैं। अब सुबह होने तक ये लोग उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर इन्होंने अपना सामान रखा था। उसके बाद वहां पर एंडी पिटन फिक्स करने लगता है, लेकिन उसी वक्त कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिर जाता है, जिनमें से एक पत्थर सीधा जाकर विली के सर में लगता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। जिसे देखकर एंडी उसे वापस नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों वापस जाने से मना कर देता है। और तभी एंडी भी उन दोनों को अपने पीछे आने से मना करता है और कहता है कि तुम लोग किसी दूसरे रास्ते से क्लाइंबिंग करो, लेकिन फिर भी वो दोनों उनके पीछे पीछे आने लगता है।
अब ये लोग चढ़ते चढ़ते 2800 मीटर ऊपर तक पहुंच जाता है, जहां पर इन लोगों को एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए इन्हें पहाड़ की दूसरी साइड से चढ़ना होगा। और तभी एंडी को एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो एक रस्सी की मदद से पहाड़ के दूसरी साइड पर जाने की कोशिश करता है, ताकि वो उस तरफ रस्सी बांधकर एक नया रास्ता बना सके। इतनी ऊंचाई पर रस्सी से लटकना काफी रिस्की काम था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहां जाकर वो रस्सी से एक नया रास्ता बना लेता है। और तभी टोनी विली और एडी को भी अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी मान जाता है। उसके बाद अब वो सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर एंडी रस्सी को वापस खींचने लगता है, जिसे देखते ही टोनी उसे ये रस्सी यहीं छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन्हें वापस लौटना पड़ा तो वो उस रास्ते से नीचे उतर सकते हैं। लेकिन एंडी को पूरा भरोसा होता है कि वो लोग इस बार पहाड़ों के चोटी तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो उस रस्सी को निकाल लेते हैं। अब वो चारों चढ़ते चढ़ते सेकंड आइस पॉल तक पहुंच जाते हैं, जो 3100 मीटर की ऊंचाई पर होती है। और देखते ही देखते रात भी हो जाता है, इसीलिए ये लोग आराम करने के लिए लगभग 2 मीटर चौड़ी क्लिफ में रुकते हैं, जहाँ पर टोनी कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल तक हम ये चढ़ाई पूरी कर लेंगे। उसके बाद वो लोग वही बैठकर रात बिताता है। अब अगली सुबह जब ये लोग उठता है तो वहाँ पर मौसम काफी बिगड़ चुका होता है, इसलिए इन लोगों को वहाँ पर काफी ठंड का सामना करना पड़ता है, जिसे देखकर टोनी समझ जाता है कि यहाँ पर कभी भी बर्फीला तूफान आ सकता है, इसीलिए वो सभी बिना टाइम गवाए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहाँ पर विली की हालत काफी बिगड़ चुका होता है और उसके सर से काफी सारे खून भी बह रहा होता है, इसीलिए उसे ऊपर चढ़ने में काफी परेशानी होने लगता है। लेकिन फिर भी वो लोग लगातार आगे बढ़ता है और कुछ ऊपर जाने पर उन लोगों को बर्फ में दबा हुआ बैग और डेथ बॉडी मिलता है, जिसे देखते ही एंडी उस बैग को देखने लगता है, ताकि वहाँ पर उन लोगों के लिए कोई जरूरत का सामान होगा। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये कार्ल और मैक्स में से किसी एक की बॉडी है जो इनसे पहले यहाँ आए थे। इसके बाद ये लोग उस बॉडी को बाहर निकालकर एक बैग में पैक करता है और उसे एक रस्सी के सहारे नीचे धकेल देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर अपने सफर की ओर निकल जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग 3350 मीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, जो सेकंड आइस पोल के मुकाबले काफी ऊंचाई पर होती है, इसीलिए उन लोगों को ऊपर चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विली काफी थक चुका था, इसलिए वो ऊपर चढ़ते वक्त अपनी ग्रिप लूज कर देता है, जिससे वो फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसके साथ एडी भी नीचे गिरता है। और तभी विली का पैर एक दरार में फंस जाता है, जिससे वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं ऊपर टोनी और एंडी ने अभी भी रस्सी को संभाले हुए होते हैं, इसलिए एडी रस्सी से ऊपर चढ़कर विली तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसका पैर क्लिफ में फंसकर टूट चुका था, जिसे देखकर ये लोग काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब चारों का एक साथ ऊपर चोटी तक पहुंचना नामुमकिन था। अब यहाँ पर टोनी और एंडी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उन दोनों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़े या तो फिर विली को लेकर नीचे जाएं। और तभी यहाँ पर एंडी कहता है कि हम यहाँ पहाड़ चढ़ने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन तभी टोनी कहता है कि विली को डॉक्टर की सख्त जरूरत है, वरना उसका ज्यादा खून बहने की वजह से जान भी जा सकती है, इसीलिए हमें उसे लेकर जल्दी नीचे जाना होगा। मगर एंडी कहता है कि हम पहाड़ों के ऊपर तक पहुँचने ही वाला है, अगर आज हम यहाँ से वापस चले गए तो शायद हमें कभी जिंदगी में दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। जिस पर टोनी एंडी को समझाता है कि ये दो इंसानों की जान का सवाल है और कोई भी चीजें इंसान से बढ़कर नहीं होता, जिसे सुनकर वो भी मान जाता है। उसके बाद वो उन दोनों को लेकर नीचे जाने का फैसला करते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है और कुछ ही देर के बाद रात भी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर तेज बर्फबारी होने लगती है, जिस वजह से ये लोग वही एक जगह पर रुककर रात बिताते हैं और फिर अगली सुबह होते ही वो लोग फिर से नीचे उतरने लगता है। लेकिन वहाँ पर मौसम काफी खराब हो जाती है और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बर्फ भी जमने लगती है, जिस वजह से वो लोग पूरे दिन में सिर्फ कुछ मीटर ही नीचे आ पाते हैं। मगर फिर भी वो लोग अंधेरा होने से पहले 3170 मीटर के एल्टीट्यूड पर आ जाते हैं और यहाँ तक आते आते इनकी सभी सप्लाई भी खत्म हो चुका था और वहाँ पर तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ लुइस एंडी और टोनी को लेकर काफी परेशान हो रही थी, इसीलिए वो भी उस पहाड़ों के स्टेशन पर पहुँच जाती है, जो 2865 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। और वहाँ पहुंचकर वो जोर जोर से एंडी और टोनी को बुलाने लगती है और उसकी आवाज एंडी ने सुन लेता है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। अब ये लोग भी जल्दी से उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें पहाड़ों के दूसरी तरफ जाना था, लेकिन उस तरफ जाने के लिए रस्सी नहीं होती, क्योंकि पहले ही एंडी ने वो रस्सी को निकाल दिया था। अब एंडी फिर से रस्सियों को दूसरे छोर पर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पहाड़ पर काफी सारे बर्फ जम चुकी थी, जिस वजह से बार बार ट्राई करने के बाद भी वो ग्रिप नहीं बना पा रहा था, जिसे देखकर टोनी कहता है कि अगर हम ऐसे ही तूफान में यहाँ रुके तो ठंड से जमकर मर जाएंगे, इसीलिए हमें सीधे ही नीचे उतरना होगा। जिसे सुनकर सभी लोग मान जाता है, इसलिए सबसे पहले वहाँ पर विली नीचे उतरने लगता है। लेकिन जैसे ही विली नीचे
उतरता है तो तभी वहाँ पर अचानक से एवलांच आ जाता है और एंडी को अपने साथ ले जाता है। और इधर एडी का सर भी पत्थर से टकराता है जिस वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंडी भी चोट लगने से बेहोश हो चुका था और विली भी उस रस्सी से नीचे लटका हुआ था और ऊपर से टोनी अकेला उस रस्सी को पकड़े हुए थे। अब थोड़ी देर बाद एंडी को होश आ जाता है और वो रस्सी के सहारे फिर से ऊपर चढ़ने लगता है और तभी वो एडी को देखते हैं जो मर चुका था, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वहीं उधर टोनी रस्सी को बार बार फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी जानता है कि एक सिंगल पिटन 4 क्लाइंबर्स का वजन नहीं रोक सकती है। इसलिए वो टोनी को बचाने के लिए चाकू से रस्सी को काट देता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये देखकर टोनी को बहुत बुरा लगता है। अब वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। इसके बाद टोनी ठंड से बचने के लिए अपना स्लीपिंग बैग बाहर निकालता है ताकि वो वहीं रुककर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सके, लेकिन उसी हड़बड़ी में उसके बैग भी नीचे गिर जाता है, इसलिए अब उसके पास ठंड से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज उधर लुइस ने सुन लेती है। इसलिए वो जल्दी से रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए नीचे जाता है और रेस्क्यू टीम भी टनल वाले रास्ते होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन लोगों को जल्दी टोनी के लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन इस तेज तूफान में उसे रेस्क्यू कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो लोग तूफान थमने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिल्लाकर कह रहा होता है कि मुझे जल्दी रेस्क्यू कर लो, जिस पर लुइस टोनी के करीब जाकर कहती है कि तुम्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, हम सुबह होते ही तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। उसके बाद वो सभी लोग उसी तूफान में रात बिताते हैं और सुबह होते होते तूफान भी थम चुका था, जिसे देखकर रेस्क्यू टीम जल्दी से टोनी को बचाने की कोशिश में जुड़ जाती है। मगर रात भर इतनी ठंड होने के बावजूद भी टोनी अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका होता है और उसके हाथ पैर भी पूरी तरह से जम चुके होते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही होती। इसीलिए वो उसे एक रस्सी नीचे फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनी के पास इतनी लंबी रस्सी नहीं होती। जिसके बाद रेस्क्यू टीम उस रस्सी को खोलकर एक लंबी रस्सी बनाने के लिए कहती है, लेकिन टोनी के लिए हाथ हिलाना भी काफी मुश्किल हो रहा होता है। मगर फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर अपने दांतों से रस्सी को खोलता है और वो बड़ी मुश्किल से रस्सी को जोड़कर नीचे फेंकता है और नीचे से रेस्क्यू टीम एक मजबूत रस्सी को उसमें बांधकर ऊपर भेज देती है, लेकिन ये लोग ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए 2 रस्सियों को जोड़ने पर भी उसकी लंबाई कम पड़ जाती है। मगर फिर भी टोनी सब कुछ करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। वही लुइस उसे नीचे आता हुआ देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे वो ग्राउंड से कुछ मीटर ऊपर होता है तो तभी रस्सी में लगी नट उसके हुक में फंस जाती है, जिस वजह से वो नीचे नहीं आ पाता और काफी ऊंचाई पर होने की वजह से रेस्क्यू टीम भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब टोनी के पास नीचे उतरने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जहाँ पर वो किसी तरह खुद ही उस नट को निकालना होगा, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह जम चुकी है और उसमें इतनी ताकत भी नहीं होता, इसलिए वो काफी कोशिशें करने के बाद भी नीचे नहीं आ पाता। अब वो उस रस्सी के सहारे बीच में ही लटका हुआ होता है। तभी लुइस थोड़ा ऊपर जाकर टोनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी को अपना हाथ हिला पाना भी बहुत काफी मुश्किल हो रहा होता है और देखते ही देखते टोनी के भी वहीं पर मौत हो जाता है, जिसे देखकर लुइस काफी रोती है। ये उसके लिए सबसे दर्दनाक पल होता है, क्योंकि लुइस टोनी को पसंद करती थी और पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अब मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि लुइस ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसने अपने ही टाउन में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।